हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज के लेक्चर में ना एलपीजी हम बिल्कुल खत्म कर लेंगे चैप्टर। ठीक है ना। कल कल से बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद बेटा मेरे पास 2 यूनिट मैक्रो में बच जाती है, और आईडी में बेटा मेरे पास कुल मिला के 4 चैप्टर और बच जाते हैं। बेटा, पहले हम एक यूनिट करेंगे और 2 चैप्टर या एक चैप्टर देखते हैं इधर से कर लेंगे, फिर एक यूनिट और पूरी खत्म करेंगे, फिर खत्म कर लेंगे जी बचा हुआ आईटी का पोर्शन। ठीक है जी। अगर मैं ये सोचूं कि 3 चैप्टर अगर फैब के लिए भी बच जाएं आईटी के, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो 3 ही बचते, मेरे हिसाब से बचेंगे 2। ठीक है जी। और 12 और 13 फैब तक बेटा लगातार अगर पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स भी। ठीक है। लेकिन 15 फैब के बाद तो इको टच नहीं करनी है आपको। ठीक है ना। ना ही मैं अकाउंटेंसी टच करने की राय दूंगा आपको। ठीक है जी। 22 फैब को आपका पेपर है, 16 से तो बिल्कुल फुल फ्लेक्स बिजनेस स्टडीज पे बैठ जाओ। ठीक है ना जी। और 15 तक मेरा अपना भी एम है कि इसको खत्म कर लेना है मेरे को। आओ जी बेटा, फिलहाल एक आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। कल हमने आउटसोर्सिंग खत्म कर लिया था, लास्ट टॉपिक। आज हम बात करते हैं बेटा डब्ल्यूटीओ की। पढ़ना शुरू करना। बढ़ाए मत को। चलो चलो। यहाँ तक तो डन हो गया होगा। चलो पहले मैं इतनी बात कर लेता हूँ। बेटा, 1948 से लेकर 31 दिसंबर 1994 तक एक ऑर्गेनाइजेशन किया करती थी, जिसको बोलते थे गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है ना जी। इसको रिप्लेस किया बेटा 1 जनवरी 1995 में एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम था डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेटा कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से इसको रिप्लेस किया डब्ल्यूटीओ ने। 11th क्लास याद होगी तो मैं तो कमियां बताता था बेटा। इसकी थीम लाइन हुआ करती थी फ्री ट्रेड इन गुड्स, और फ्री ट्रेड के नाम पे वो दब्बा थी। ठीक है जी। कुछ भी फ्री ट्रेड नहीं होता था। ठीक है ना जी। इसने आकर टैगलाइन अपनी दी फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा, जब तक डब्ल्यूटीओ आया नहीं था ना, कभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ नहीं करता था सर्विसेज का। सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नो हाउ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब शुरू कराने वाला डब्ल्यूटीओ है। ठीक है जी। आपको इतनी तो मेरे को लगता है कि जो मेरे पास पढ़े मैंने थोड़ा तो याद आ ही रहा होगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ। ये बातें बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। अभी इसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, मैं आगे की बात कर भी दूंगा ना 11th क्लास की, तो बेटा वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। आपसे पूछा ज्यादातर क्या जाता है बेटा, मैं ये भी बता देता हूँ। एक तो आपसे पूछा जाता है शॉर्ट नोट ऑन बाइलेटरल ट्रेड एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। यहाँ पर भी एक टर्म आ रही है बेटा। ठीक है ना। जहां पर लिखा हुआ है बाइलेटरल ट्रेड एंड मल्टीलेटरल ट्रेड, क्या होता है बाइलेटरल ट्रेड? bilateral trade of goods and services between two countries is known as bilateral trade. Multilateral क्या होता है? Trade of goods and services between, sorry, between among more than two countries is known as multilateral trade. ठीक है ना। अगर दो कंट्री से ज्यादा इन्वॉल्व है तो हम बोलेंगे मल्टीलेटरल ट्रेड। दो कंट्री तक इन्वॉल्व है तो बोलेंगे बाइलेटरल ट्रेड। बेटा, बाइलेटरल ट्रेड से ना कॉपरेशन एनकरेज होता है दो कंट्री का। मैं कहता हूँ इंडिया की बहुत अच्छे रिलेशन है किसी कंट्री के साथ, कुछ भी, इसराइल के साथ। ठीक है जी। बहुत अच्छे रिलेशन है और बार बार आप मिलके ट्रेड करते हो। ठीक है जी। इंडिया उससे कुछ फाइटर जेट्स खरीद लेता है, वो इंडिया से कुछ प्लेन्स खरीद लेता है, मान लो यही कहानी चलती रहती है। इससे क्या हो रहा है बेटा? बस कुछ नहीं हो रहा, कॉपरेशन एनकरेज हो रहा है। ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप मल्टीलेटरल ट्रेड में एनकरेज हो, एक ऐसी जगह पर 20
देश के पीएम प्रेसिडेंट बैठ जाते हैं, हर बार बैठते हैं बाबू। अगर आप हर बार बैठते हो ना और आप अच्छा खासे ट्रेड करते हो आपस में, तो यकीन माने इससे ग्लोबलाइजेशन एनकरेज होता है। आप प्रमोट करोगे हर चीज को बेटा, दुनिया के हर देश में, ठीक है ना जी। दो देशों का ट्रेड करना बेटा बस आपस में कोऑपरेशन को एनकरेज करता है, लेकिन बहुत सारे देशों का आपस में ट्रेड करना ग्लोबलाइजेशन को एनकरेज करता है। ठीक है जी, समझ में आता है बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड। अब बेटा एक और टर्म भी आती है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। याद होगा वैसे, टैरिफ बैरियर क्या होता है बेटा? टैक्सेस लगाकर बेटा इंपोर्ट को डिस्करेज करना। वैसे मैं तो कोटा और टैरिफ कम से कम इतनी बार बोल चुका हूँ, फिर भी तुम्हारी शक्ल ऐसे बन जाती है, मुझे डर लगता रहता है। सब पता है ना कोटा और टैरिफ। मान लो बेटा फॉरेन से कोई प्रोडक्ट आ रहा है जो 1 रुपए किलो में आ रहा है, और आपके देश इंडिया में बेटा वो प्रोडक्ट बना है, मैं कहता हूँ 2 रुपए किलो। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी अपने देश के सिटीजन को बचाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए अननेसेसरी इसके ऊपर फालतू टैक्स लगा देती थी। मान लो कस्टम लॉ में लिखा हुआ है इसके ऊपर टैक्स 20% है, लेकिन आपको लगता था अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाएं कैसे, तो आपने टैक्स लगा दिया इसके ऊपर कितना, 125%, 120%। अब 120% टैक्स लगेगा 1 रुपए की चीज के ऊपर, यानी कि 1 रुपए 20 पैसे का टैक्स लगेगा, बढ़िया में पहुंचेगी 2 रुपए 20 पैसे की, बिकेगी नहीं। यही तो करते थे आप। टैरिफ क्या होता है बेटा? टैक्स रेट लगाकर बेटा इंपोर्ट को डिस्करेज करना, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना। ठीक है जी। तो नॉन टैरिफ क्या होता है? टैरिफ तो टैक्स रेट हो गया, नॉन टैरिफ मतलब बेटा अदर फॉर्म का इस्तेमाल करना जो टैक्सेस के अलावा दूसरी फॉर्म है, जैसे कि कोटा, जैसे कि सब्सिडीज। ठीक है ना जी। दोनों के बारे में पता है, कोटा के बारे में तो पता है बहुत अच्छे से। आपने क्या करा, टैक्स रेट नहीं लगाया फालतू, इसको 1 रुपए का बिकने दिया इंडिया में, लेकिन क्या किया आपने, इसके ऊपर कोटा लगा दिया कि इंडिया में 10 लाख किलो से ज्यादा नहीं इंपोर्ट हो सकती। अब 10 लाख किलो तक इंपोर्ट कर लो, बेच लो 1 रुपए की, उसके बाद किसकी बिकेगी? उसके बाद तो इंडियन प्रोडक्ट की बिकेगा। या आपने क्या किया, सब्सिडीज दे दी इनको। इन्होंने बनाया था 2 रुपए किलो, आपने कहा जी 1 रुपए किलो बेचो, 1 रुपए किलो मैं सब्सिडी दूंगी। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा आप बेचो तो सही, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो मुझसे सब्सिडी लेते रहो। अब बेटा अगर आपने ऐसा कर दिया है, यहाँ पर 20% भी टैक्स लगा इसके ऊपर, तो ये कितने रुपए का पहुंचेगा? 1 रुपए 20 पैसे का। लेकिन आपका प्रोडक्ट 1 रुपए किलो का हो गया, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी दे दी, बिका क्या किसका? आप ही का बिकेगा। तो बेटा टैरिफ मतलब वो मेजर्स जो बेटा टैक्स रेट है, टैक्स रेट लगाकर बेटा इंपोर्ट को डिस्करेज करना, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, टैरिफ है। नॉन टैरिफ क्या है बेटा? टैक्सेस के अलावा अदर फॉर्म का इस्तेमाल करना और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना, जस्ट लाइक कोटा एंड सब्सिडीज। अब तो क्लियर है, थका दिया जबरदस्ती। आगे बढ़ो जी। बेटा डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव आते हैं पेपर में, 4 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव यहां से शुरू है बेटा। इन एडिशन इट्स पर्पस is to enlarge the production and trade in services। पहला ऑब्जेक्टिव, enlarge the production and trade in services, बिल्कुल नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, बिल्कुल तीसरी लाइन लिखी हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है जी, 3 तो यहां से, चौथी मैं बता रहा हूँ। प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल द मेंबर कंट्री, बेटा अपनी मेंबर कंट्री को ग्रेटर मार्केट एक्सेस देना। ठीक है ना जी। अगर इंडिया मेंबर बन गया तो इंडिया को मार्केट देना 140 150 देश, खाली इंडिया मार्केट नहीं है। डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन जाओगे तो बेटा सारे देशों के द्वार खुल जाएंगे आपके लिए। ठीक है ना जी। तो 4 ऑब्जेक्टिव है, तो एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन सर्विसेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, टू प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल द मेंबर कंट्रीज। ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखवाया होगा बेटा चैप्टर में, एक बार मैं देख लूं आगे कुछ पढ़ाने वाला काम है तो वो पढ़ा दो, वरना बेटा पैक कर देंगे। एक बार ये वाला पैरा पढ़ना।
चलो जी बेटा, ये आपने पैरा पढ़ लिया होगा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है बेटा। बहुत बार पेपर में आता, अगर इस बार भी आ गया तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, दूर से दूर तक। तो मैं बता देता हूँ बेटा क्वेश्चन क्या है। अब वो क्वेश्चन आता है, द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO इज लिमिटेड टू अ कंट्री लाइक इंडिया, बाय। WTO का मेंबर बन जाने से बेटा इंडिया को भी बहुत खास फायदा नहीं हुआ, ठीक है जी। और आपसे पूछता है ऐसा क्यों, वाई। बेटा तीन अलग अलग कारण से आप बता सकते हो। सबसे पहला कारण जो आप लिखोगे वो आप यही लिखोगे, मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन द डेवलप्ड नेशन, दैट्स व्हाई मेंबर टू अ कंट्री लाइक इंडिया इज वेरी लिमिटेड। बेटा आज भी WTO का मेंबर बन जाने के बाद भी ज्यादातर बेटा ट्रेड डेवलप्ड नेशन के बीच में ही देखा गया है। तो बेटा इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात वो यहीं से लिखी हुई है बेटा, वो होता क्या है, जब आप WTO का मेंबर बन जाते हो ना, तो आपको फोर्स किया जाता है कि आप अपनी इकोनॉमी ओपन करो सारी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। बट आपको बेटा डेवलप्ड कंट्रीज का एक्सेस बहुत अच्छे से नहीं मिलता, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है जी। जब आप WTO के मेंबर बन जाते हो तो बेटा ग्लोबलाइजेशन पहली ही शर्त है WTO का मेंबर बनने की। इसलिए आपने 1991 में ग्लोबलाइजेशन किया और 1995 में WTO के मेंबर बने। ग्लोबलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा WTO का मेंबर बनना है तो बेटा आपको तो अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ती है बेटा सारे देशों के लिए, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में जाओ तो बेटा कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या है वो मैं तीसरे पॉइंट में बता रहा हूँ। अगर गलती से आप डेवलपिंग कंट्री और आपने कोई प्रोडक्ट सबसे सस्ता बना दिया, दुनिया में आपसे सस्ता कोई बना ही नहीं रहा, तो बेटा आप देखोगे कि आपको डेवलप्ड कंट्रीज में कहीं ना बेटा फेस करना पड़ता है प्रोटेक्शन। वो कैसा प्रोटेक्शन होता है बेटा, सब्सिडीज वाला प्रोटेक्शन, ठीक है ना जी। जो बात मैं अभी एग्जांपल देकर बता रहा था, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री सच मायने में मैंने एग्जांपल ही दिया, ऐसा कर सकती है कि 2 रुपए किलो कुछ इंडियन ने बनाया, उन्होंने कह दिया 1 रुपए किलो की सब्सिडी मेरी तरफ से। इतना पैसा नहीं है सरकार के पास। कहीं हजारों करोड़ किलो आप तो एक्सपोर्ट करना चाहोगे, देश में बेचना चाहोगे, कहीं हजारों करोड़ को लुट जाएगी सरकार। भाई डेवलपिंग नेशन की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता इतना। ये काम किया करता था, ये काम करते थे डेवलप्ड कंट्रीज। अगर आप डेवलपिंग कंट्री और आपने कोई चीज दुनिया में सबसे सस्ती बना ली, मैं कहता हूँ आपने इंडियंस ने 1 रुपए किलो बना ली और अमेरिका में वो बन रही है 3 रुपए किलो, ठीक है जी, 3 रुपए किलो बन रही है, तो भैया अमेरिका ये काम कर देता था। और करता भी इतनी चोरी छिपे था बेटा कि किसी भी देश को भनक नहीं होने पाती। अपने सिटीजन को अलाउ कर देते हैं 2 रुपए किलो की सब्सिडी, बेचो 1 रुपए किलो बेचो, हम देख लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। टोटल 3 परेशानियां WTO का मेंबर बनने में। सबसे पहली परेशानी यही है कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप्ड नेशन के बीच में, आप तो कहीं रेस में ही नहीं। दूसरी परेशानी, आपसे तो आपकी कंट्री ओपन अप करा दी जाती है पर बेटा आपको एक्सेस नहीं मिलता डेवलप्ड कंट्री का। तीसरी बात, अगर आप डेवलपिंग कंट्री और आपने कोई चीज गलती से सस्ती बना भी दी, तो बेटा डेवलप्ड कंट्रीज में जब आप जाओगे तो आपको फेस करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं बेटा, यू हैव टू कन्फ्रंट द प्रोटेक्शन, ठीक है जी। आपको बेटा वो प्रोटेक्शन फेस करना ही पड़ता है जो डेवलप्ड कंट्री अपने सिटीजंस को प्रोवाइड करती है। आप फंसे ही रहते हो उस जाल में, ठीक है पुत्र। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है जी बिल्कुल, ठीक है जी। मैंने आज ना शुरू करने के पीछे पास्ट ईयर क्वेश्चन यही लॉजिक है कि भैया एक बार पहले चैप्टर अच्छे से गो थ्रू कर लो, चप्पा चप्पा पढ़ दो इसका कि कल तुम्हें दिक्कत ना आए, ठीक है जी। जब मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू करूँ, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।